हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में खबर अभी सुनी होगी कि सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और ये सब एक मिलिट्री कूप के चलते हुआ, यानी एक तख्ता पलट के चलते हुआ जो कि मिलिट्री द्वारा किया गया। आज हम इन सब के बारे में समझेंगे, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, सूडान की क्राइसिस है क्या, बार बार यहाँ पर क्यों मिलिट्री कूप होता है, इन सब के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूडान के बारे में। देखिए, सूडान जो है वो अफ्रीका का एक नेशन है, यानी एक देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखूं तो ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल खार्तूम है। 97% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। और सूडान में इतिहास के दो सबसे बड़े सिविल वॉर लड़े गए हैं। फर्स्ट सिविल वॉर जो कि था 1955 से 1972 के बीच, और दूसरा सिविल वॉर जो कि था 1983 से 2005 के बीच। देखिए, इन दोनों ही सिविल वॉरों में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सूडान की हिस्ट्री की। तो सबसे पहले इतिहास समझ लेते हैं। देखिए, सूडान जो था वो 1956 के पहले कुछ ऐसा दिखता था, यानी यहाँ पर सूडान और साउथ सूडान एक ही थे। ये जो पूरा मैप देख पा रहे हैं ये सूडान का था। और यहाँ पर ब्रिटिश और इजिप्ट दोनों मिलकर शासन करते थे। 1956 में जब ये आज़ाद हुआ तो इसके बाद यहाँ पर सूडान एक अपने आप में इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, और ये उसका फ्लैग था। इनके जो पहले पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था इस्माइल अल अजहरी। ये इस देश के पहले पीएम बने। और अब हम आते हैं सूडान की टाइमलाइन के ऊपर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, 1956 से पहले इजिप्ट और ब्रिटेन दोनों इस पर मिलकर शासन करते थे। 1956 से ही, यानी आज़ादी के ठीक पहले से ही, 1955 से लेके 1972 तक यहाँ पर सिविल वॉर 1 लड़ी गई। इस सिविल वॉर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए, जो पहली सिविल वॉर है ये दो कारणों से लड़ी गई। पहला, जो नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान के बीच जो एक तरीके से कल्चरल डिफरेंस था, उसके कारण नॉर्थ सूडान में ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम है, और साउथ सूडान में जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियंस है। तो बेसिकली ये दोनों ही लोग आपस में अपनी एक रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण आपस में लड़ रहे थे। और ये सिविल वॉर लगभग 17 साल चली। हालांकि जब आज़ादी की बारी आई तब नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान सभी लोगों ने एक साथ आकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बट आज़ादी के साथ ही इनकी सिविल वॉर भी चालू हो गई और साउथ सूडान अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लगा। देखिए, सिविल वॉर 1 जो है वो 1955 से 1972 तक चली, और इसके बीच 1968 में यहाँ पर कर्नल गफ्फार निमेरी ने एक बार तख्ता पलट किया। देखिए, जो कर्नल गफ्फार निमेरी हैं, इन्होंने जब तख्ता पलट किया तो इन्होंने जो पार्लियामेंट थी और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन सभी को एबॉलिश कर दिया। इन सभी को जेल में डाल दिया, जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे, और एक खुद को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। और इनका जो शासन था ये लगभग 1986 तक चला। इसके बाद अल मेहंदी आते हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाए और अल मेहंदी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। और इसी बीच सिविल वॉर 2 की भी शुरुआत हो चुकी थी। सिविल वॉर 2 कब से कब तक था? सिविल वॉर 2 था 1983 से 2005 तक। अब देखिए, इसी बीच यानी सिविल वॉर के दौरान ही कर्नल ओमर अल बशीर ने वापस से तख्ता पलट किया, और जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसे वापस हटाकर मिलिट्री गवर्नमेंट में बदल दिया। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस किए गए अल बशीर के द्वारा। देखिए, अल बशीर जो है इन्होंने लगभग 29 साल राज किया। इन्होंने यहाँ पर इस्लामिक लीगल कोड अप्लाई कर दिया, या जिसे हम सरिया लॉ कहते हैं, वो अप्लाई कर लिया। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो फ्रिक्शन है इन्हें साउथ सूडान से देखने मिला, क्योंकि साउथ सूडान में ज़्यादातर जो पब्लिक थी वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की थी, और नॉर्थ सूडान में ज़्यादातर पब्लिक इस्लामिक थी, और इनके बीच फ्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होने लगा। सरिया लॉ के कारण साउथ सूडान के पीपल्स को ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट मिलती थी, ज़्यादा सजाएं मिलती थी, और यहाँ से ये जो संघर्ष है, जो सिविल वॉर है, ये और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब इस सिविल वॉर 2 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, सिविल वॉर 2 जो है ये इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे लंबी सिविल वॉर कही जाती है। ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर सबसे ज़्यादा मृत्यु कहीं पर हुई थी तो वो सिविल वॉर 2 में हुई थी। देखिए, निमेरी ने जब सरिया लॉ इम्पोज किया तो बेसिकली साउथ सूडान के जो पीपल्स थे उन्होंने रिटेलिएट किया, या उन्होंने विद्रोह किया और अपनी एक फोर्स बना ली, जिसका नाम रखा उन्होंने साउदर्न पीपल लिबरेशन आर्मी, और इसको लीड कर रहे थे जॉन गारंग। 1985 में जब निमेरी को हटा दिया गया तो एक नई गवर्नमेंट बनी, और इन्होंने साथ में बैठ के सूडान और साउथ सूडान को वापस से एकजुट करने की कोशिश की। बट फाइनली 2011 में एक जनमत संग्रह करवाया गया, जहां पर 99% लोगों ने बोला कि हमें साउथ सूडान अलग नेशन के रूप में चाहिए। तो अब हम वापस अपनी टाइमलाइन पर आते हैं, और 2003 में वॉर ऑफ दारफुर भी हुई। अब देखिए, ये जो वॉर है इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है पूरी हिस्ट्री में, तो इसे ध्यान रखिएगा, मैं आगे इसके बारे में आपसे बात करूंगा। जब साउथ सूडान 2011 में सेपरेट हो गया, अब जो साउथ सूडान है उसे साउथ सूडान के नाम से जाने लगा,
और जो नॉर्थ सूडान है उसे हम केवल सूडान कहेंगे। अब देखिए ये जो टाइम गैप है 1989 से लेकर सन 2011 तक, इनके बीच में काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं। मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले जब अल बशीर की गवर्नमेंट बनी, जब इन्होंने अपनी मिलिट्री कूप किया या तख्ता पलट किया, तो सन 90s में इनके जो स्पीकर थे अल तुराबी, इन्होंने लादेन को इनवाइट किया अपने देश एज अ गेस्ट। अब देखिए लादेन को बुलाते ही इनकी सबसे पहले प्रॉब्लम ये हुई कि अमेरिका ने इन्हें स्टेट ऑफ टेररिज्म घोषित कर दिया और यहीं से इकोनॉमिकल फ्रंट पर भी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई। सन 2000 में अल तुराबी ने एक बार अल बशीर को ओवरटेक करने की या वापस से एक बार तख्ता पलट करने की कोशिश की, बट वो नाकाम रहा और उसे जेल में डाल दिया गया। अब 2003 की जो वॉर थी, जिसे हम वॉर ऑफ दफुर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिविल राइट्स वायलेशंस हुए और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठाया गया और वहाँ पर भी अल बशीर को एक तरीके से इस वॉर में हुए जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं और भी जो डिफरेंट टाइप्स के क्राइम हुए, चाहे वो रेप्स हों, डकैतियाँ हों और भी जितनी चीज़ें हुई, उन सब का दोषी अल बशीर को ठहराया गया यहाँ पर। तो इस वॉर ऑफ दफुर के कारण भी अल बशीर इंटरनेशनली भी काफी क्रिटिसिज्म झेल रहे थे। फिर आता है साल 2015 और अब तक लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे मिलिट्री गवर्नमेंट को लेकर, तो अब वो यहाँ पर रिटेलिएट करने लगे थे या विद्रोह करने लगे थे और यहाँ पर अल बशीर ने इलेक्शन करवाए, बट इलेक्शन में वो अकेले ही कैंडिडेट खड़े हो पाए और खुद प्रेसिडेंट के रूप में जीत गए। और इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस के साथ लगभग बिना डेमोक्रेसी के देश चल रहा था, तो जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो भी बढ़ने लगा देश के ऊपर और यूएस ने इन पर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए। देखिए सैंक्शंस तो यूएस ने तभी लगा दिए थे जब इन्हें स्टेट ऑफ टेरर घोषित किया गया, बट 2017 तक आते आते इन पर लगभग सारे ही सैंक्शंस लगा दिए गए। अब ना यहाँ से इम्पोर्ट हो सकता था ना एक्सपोर्ट हो सकता था, तो देश में खाने की किल्लतें और भी ज्यादा होने लगी और इकोनॉमिकल फ्रंट पर भी अब देश को दिक्कत होने लगी थी। और 2018 में महंगाई इतनी बढ़ गई कि इन्फ्लेशन रेट लगभग 70% के ऊपर पहुंच चुका था। सरकार के पास पैसे नहीं थे, तो जो ज़रूरी चीज़ों पे सब्सिडी दी जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, अब वो भी हटाई जाने लगी और इससे लोगों के बीच आक्रोश और बढ़ गया और लोग और ज़्यादा एग्रेसिवली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मांग करने लगे। अब साल आता है 2019। देखिए अप्रैल 2019 में एक मास प्रोटेस्ट होता है जहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक आर्मी हेडक्वार्टर के सामने जाके बैठ जाती है और इस चीज़ की डिमांड करती है कि अब हमें आर्मी रूल नहीं चाहिए, अब हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। उस वक्त जो आर्मी के हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतह अल बुहार, इन्होंने अल बशीर को इम्प्रिजन कर दिया या एक तरीके से बोलो तो इन्हें जेल में डाल दिया और स्टेट में या देश में 3 महीने की इमरजेंसी घोषित कर दी और ऐसा बोला कि जो पावर ट्रांसफर मिलिट्री से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ जाना है वो 2 साल के पीरियड में किया जाएगा। बट अब यहाँ पर जनता मानने तैयार नहीं थी क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो एक मिलिट्री रूल देख चुके थे, तो अब वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस पावर ट्रांसफ़र को किया जाए, यानी जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसे जल्दी से जल्दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज किया जाए इलेक्शंस के थ्रू। और इसी सब के बीच 2019 की जुलाई में जो जनरल पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि अपने आप को फोर्सेस फॉर फ्रीडम एंड चेंज कहते थे, उन्होंने और मिलिट्री ने मिलकर ये एक एग्रीमेंट साइन किया, ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन किया कि अब यहाँ से 2023 में इलेक्शन होंगे और 2019 में ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनना चालू होगा। देखिए जो मिलीजुली सरकार बनाई गई, इस मिलीजुली सरकार में अब एक पीएम बनाना था और पीएम बनाया गया अब्दुल हमदूक को। ये 61 वर्षीय इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने यूएन में इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका के लिए भी काम कर चुका था, यानी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और अब यहाँ से चीजें लग रही थी कि धीरे धीरे बेहतर होंगी। इन्होंने लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की एड भी ली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, ताकि वो अपने देश को सुचारू रूप से चला सके और आगे इकोनॉमी को बेहतर रूप दे सके। बट हाल ही में अक्टूबर 2021 में जो मिलिट्री है उन्होंने वापस से कूप करने की कोशिश की या वापस से एक बार तख्ता पलट करने की कोशिश की और ये जो पावर शेयरिंग की डील थी इसे तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने अब्दुल हमदूक और जितने भी मिनिस्टर्स थे उन सभी को होम प्रिजन कर दिया और एक तरीके से फोर्सफुली उनसे रेजिग्नेशन साइन करवा लिया। अब्दुल हमदूक का कहना है कि ये जो आर्मी में अभी भी बशीर के लॉयलिस्ट हैं या बशीर के लोग हैं, वो अभी भी मिलिट्री कूप के जरिए तख्ता पलट करना चाहते हैं। इतना लंबा सिविल वॉर का इतिहास और यहाँ पर आते आते अंत में जब चीज़ें सुधरने लगी थी तो अब वापस से चीज़ें बिगड़ने की ओर जाने लगी हैं। मिलिट्री ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया है, टीवी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सभी कुछ रोक दिए हैं और अब वापस से कंट्री एक मिलिट्री रूल की तरफ जाने लगी है। तो ये सभी देशों के लिए एक चिंता का विषय है। देखिए 2020 में जब सूडान को स्टेट ऑफ टेररिस्ट की लिस्ट से हटाया गया था, जब लग रहा था कि चीज़ें बेहतर होने लगी है, तब इंडिया ने इन्हें बधाई भी दी थी और कहा था
कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के सूडान अपनी डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट सभी चीजें सस्टेन करेगा, बट अब यहाँ पर उल्टा होता हुआ दिख रहा है। अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियंस, अरब लीग, सभी लोग, इवन यूएस भी इस तख्तापलट को लेकर थोड़ा सा चिंता में है, क्योंकि एक लंबे स्ट्रगल के बाद अब जाकर चीजें बेहतर होनी शुरू हुई थी और वापस से मिलिट्री ने अब रूल अपना स्टैब्लिश कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा सूडान का हिस्ट्री क्या है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।